नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जिस घड़ी का इंतज़ार 1947-48 से हर भारतवासी कर रहा था, वो घड़ी बिल्कुल नज़दीक आ गई है। उसकी टाइमिंग के बारे में मैं नहीं बता सकता कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 1 हफ्ते, इससे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। और उस घड़ी का इंतज़ार क्यों कर रहे थे? पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। उसने जो 1947-48 में किया, जिस तरह से हमला करके लगभग आधा कश्मीर ले गया, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की 2 गलतियों। पहली गलती ये कि सेना को, उस समय के थल सेनाध्यक्ष समय चाहते थे 1 महीने का, कि 1 महीना दीजिए, पूरा कश्मीर फिर वापस लाएंगे। नहीं दिया। और दूसरी गलती की, यूनाइटेड नेशंस में चले गए। यूनाइटेड नेशंस में चले गए और सीज़ फायर वहाँ से डिक्लेयर करवा दिया। उसका पूरा फ़ायदा पाकिस्तान को मिला। वहाँ से यूएन से जो रेफरेंडम का फैसला हुआ, उसके लिए जो शर्तें रखी गई थी, उनको पाकिस्तान ने कभी नहीं माना। उनमें सबसे पहली शर्त थी कि पाकिस्तान जो POJK है, जिस पर उसने कब्जा किया है, वहाँ से अपनी सारी फ़ौजें हटाएगा। पाकिस्तान ने कभी नहीं माना। उसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। एक राज्य जो 563 रियासतों का विलय हुआ था भारत में, उनमें से सिर्फ एक कश्मीर को जवाहरलाल नेहरू के हवाले किया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसके बारे में मैं फैसला करूंगा। बाकी सब सरदार पटेल के जिम्मे था। सब के सब का विलय हो गया भारत में, बिना ज़्यादा किसी परेशानी के, सिवाय हैदराबाद के। वहाँ लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन एक राज्य जो मिला था, एक रियासत जिसका जिम्मा मिला था नेहरू का, उसका घाव आज तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं। पहलगाम में जो नरसंहार हुआ है, उसने भारत की जो धैर्य की सीमा थी, उसको लांघ दिया कि अब इससे ज़्यादा नहीं। और आज एक कार्यक्रम में दिल्ली में जो प्रधानमंत्री ने कहा है, मेरा मानना है कि ये युद्ध का जय घोष है। उन्होंने कहा समय सीमित है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि ये आज के संदर्भ में नहीं है, ये आज ही के संदर्भ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दुश्मन को आगाह नहीं करना चाहते, लेकिन फिर सवाल ये कि ये बात कही क्यों? अपने देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं। सबके मन में जो उबाल है, सबका, पूरे देश का जो खून खौल रहा है, जो पाकिस्तान परस्त है, उन लोगों को छोड़ दीजिए। उनको लग रहा है कि मोदी कुछ नहीं करेंगे, तो बड़ी गलतफहमी में रहने दीजिए। मोदी क्या करेंगे, इसका अंदाज़ा अगर आपको लगाना है, तो पाकिस्तान के आप टेलीविज़न चैनल देखिए, सोशल मीडिया देखिए, अखबार देखिए, उनके नेताओं के बयान देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। डरा हुआ देश, घबराया हुआ, बदहवास देश, जिसके आर्मी कमांडर्स ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। पाकिस्तान की सेना से लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया कि हम 30 साल से आतंकवादियों को पाल रहे हैं, उसका इस्तेमाल तुरंत भारत ने यूनाइटेड नेशंस में किया। अब इस बयान के आधार पर ही पाकिस्तान फिर से FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट में जा सकता है। वो ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने वाला था, उसको चीन और अमेरिका ने और यूरोप के कुछ देशों ने बचाया, वरना अब तक पाकिस्तान कंगाल हो चुका होता। वैसे भी हो रहा है, उसी ओर बढ़ रहा है। उस प्रोसेस को उन्होंने धीमा कर दिया। FATF जो है एक विश्व की संस्था है जो दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग, इन 2 मुद्दों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं। जो भी देश इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब है कि आपके लिए विदेशी सहायता, विदेशी कर्ज, इन सब पर जो है वो स्क्रूटनी होगी। आपको एक पूरी लिस्ट दी जाती है कि आप इतने दिन में ये करके दिखाइए, ये साबित करके दिखाइए कि आप टेरर फंडिंग नहीं कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे हैं, ड्रग्स
ट्रैफिकिंग नहीं कर रहे हैं, तब जो है उस पर पुनर्विचार होगा कि ग्रे लिस्ट में रखा जाए या नहीं। और उसके बाद ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट का मतलब है दुनिया में कहीं से आपको कोई पैसा नहीं मिल सकता। तो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की तो बात छोड़ दीजिए, अभी जो पाकिस्तान में दहशत है वो मोदी के कारण है। वहाँ एक वर्ग है जिसका कहना है कि कुछ भी करो, मोदी को बनाओ और बातचीत के लिए तैयार करो, लेकिन बात अब उससे आगे निकल चुकी है। जब पहलगाम की योजना बना रहे थे तब सोचना चाहिए था कि इसका नतीजा क्या होगा। उनको ये गलतफहमी हो गई कि हमेशा की तरह ऐसा होगा कि हम ऐसी नरसंहार को अंजाम देंगे, भारत उसकी निंदा करेगा, आलोचना करेगा, सीमा पर कुछ जो है तोप के गोले चलेंगे और उसके बाद सब शांत हो जाएगा। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है? आचार्य चाणक्य को याद कीजिए, उनके पैर में एक दिन कुछ चुभ गया और उसके बाद उन्होंने क्या किया? मट्ठा लेकर कुश की जड़ों में डाला और खत्म कर दिया जड़ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही करने जा रहे हैं पाकिस्तान से चलने वाले आतंकवाद के खिलाफ। और पाकिस्तान से जब आतंकवाद की बात करते हैं तो दो बातों पर ध्यान दीजिए। आतंकवाद छोटा मुद्दा है, उसके जनक बड़े मुद्दे हैं। उसकी सबसे बड़ी ताकत इस आतंकवाद की सीमा पार से जो आ रहा है वो पाकिस्तान की आर्मी है। दरअसल पाकिस्तान की आर्मी और उनकी जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं। इनको लगता है कि जो, और आसिम मुनीर उनके जो थल सेनाध्यक्ष हैं, उनका बयान आपने सुना होगा, कई बार मैंने भी जिक्र किया। उनकी बात से आपको समझ में आ गया होगा कि उनका लक्ष्य क्या है। तो उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य क्या है। वो अंदाज़ा लगा रहे हैं। घबराए बदहवास उनके जो है रक्षा मंत्री कहते घूम रहे हैं कि भारत 4-5 दिन में हमला करने वाला है, तो हमने ये फौज यहाँ तैयार कर दी। अब कुछ हास्यास्पद बातें भी आ रही हैं। एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि हमने पिछले 2-4 दिनों में 40 लाख लोगों को फौज में भर्ती कर लिया है। अब दुनिया में आप अपना मजाक क्यों बनवा रहे हैं? वैसे पहले से ही मजाक का विषय बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा अपमानजनक बातें अगर किसी देश के बारे में कही जाती हैं, ख़ासतौर से सोशल मीडिया पर, तो वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान का मजाक उड़ाने में पाकिस्तानी भी आगे हैं। लेकिन अब इस सब का समय जा चुका है। उरी हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए, पुलवामा हुआ तो हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किए। ये बात 2019 की है, 2016 और 2019 की। तब से अब में भारत की जो रक्षा तैयारी है वो कई गुना बढ़ चुकी है। हमारी फौजों की जो मारक क्षमता है उसमें कई गुना वृद्धि हो चुकी है। अब हमारी स्थिति ऐसी है कि हमको पाकिस्तान में कोई भी टारगेट हिट करना हो, उसके लिए सीमा पार करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारी नेवी जब चाहे कराची पोर्ट को ब्लॉक कर सकती है। वैसे जब इतनी क्षमता नहीं थी तब भी 1971 में कर ही दिया था, आग लगा दी थी कराची पोर्ट पर। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि तमाम देशों के वहाँ पर जहाज़ खड़े हैं, शिप्स खड़ी हैं, ऐसे में आप ये कदम कैसे उठा सकते हैं? ये कदम उठा चुके हैं। और आज तो हमारी नेवी की क्षमता जो है वो दुनिया में जो 4-5 देश ही हैं जो उसका मुकाबला कर सकते हैं। उसमें पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं आता, दूर दूर तक नहीं आता। तो प्रधानमंत्री के ये 2 वाक्य याद रखिए कि समय सीमित है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। ये भारत का पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का जय घोष है। ये आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। ऐसी मार पड़ेगी कि हम आप जब चर्चा करेंगे इस पर, तब उस समय हमें लगेगा कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में हुई, एयर स्ट्राइक 2019 में जो बालाकोट पर हुई, ये छोटे मोटे दिवाली के पटाखे जैसा काम था। असली हमला अब होने वाला है। और प्रधानमंत्री ने बिहार की जनसभा में जो कहा था कि ऐसी सज़ा मिलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी।
तो अब पाकिस्तान में उनके जो फौजी हैं, उनकी जो सरकार है, उनके जो आम लोग हैं, उनका जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सब अपने कल्पना के घोड़े दौड़ा रहे हैं कि आखिर भारत करेगा क्या। कोई कह रहा है कि जो है आर्मी और एयरफोर्स तो स्ट्राइक कर चुकी है, इस बार नेवी करेगी। कोई कह रहा है कि नहीं एयर स्ट्राइक होगी। कोई कह रहा है कि नहीं फौज जो है सीमा पार करके अंदर घुस जाएगी। और पाकिस्तान के लिए समस्या और बड़ी कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि ये कदम कोई बड़ा उठाने से पहले जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पाकिस्तान के खिलाफ चलाया उसमें ऑलमोस्ट 100% सफलता मिली है। ऑलमोस्ट सिर्फ इसलिए कहा कि चीन का सुर जो है ऊपर नीचे हो रहा है। टर्की, जिसको माना जाता है पाकिस्तान का सबसे करीबी, एक खबर छपी कि टर्की का एक विमान सैनिक साजो सामान लेकर पाकिस्तान में उतरा। टर्की के प्रधानमंत्री, टर्की के राष्ट्रपति को अर्दोवान जो उनको ये सफाई देनी पड़ी, उनको खुद आकर बयान देना पड़ा कि हमने कोई फौजी साज सामान जो है पाकिस्तान नहीं भेजा है। हमारा विमान उतरा जरूर था लेकिन सिर्फ रीफ्यूलिंग के लिए। ओआईसी को देख लीजिए, उसके अलावा इस्लामी देशों को देख लीजिए, एक भी इस्लामी देश, एक भी अरब देश पाकिस्तान के समर्थन में नहीं बोला है, पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं बोला है। लेकिन ये आप मानकर चलिए कि चीन और टर्की जो है उसको किसी न किसी रूप में मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। टर्की इस समय दुनिया में अपने ड्रोन्स के लिए जाना जाता है और ड्रोन को मारने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो भी उसके पास है। उसने ये टेक्नोलॉजी और अपने ड्रोन जो है वो रूस और यूक्रेन की जो वॉर हो रही है उसमें यूक्रेन को भी दिया है। तो वो पाकिस्तान को पहले दे चुका है और अब भी दे सकता है। लेकिन इस सब से पाकिस्तान का काम चलने वाला नहीं, पाकिस्तान का कुछ होने वाला नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि पहली गोली चलने से पहले, पहली तोप चलने से पहले, पहली मिसाइल चलने से पहले ये जो सिंधु नदी जल समझौता था, इसको स्थगित करना सबसे बड़ी मार है। इसकी चोट, दो तरह की चोट होती है, एक सामने दिखाई देती है, एक को कहते हैं हम लोग आम भाषा में गुम चोट, जो दिखाई नहीं देती, दर्द बहुत देती है। तो ये सिंधु नदी जल समझौता, इसको स्थगित करना, ये गुम चोट है जिसका दर्द होना शुरू हो गया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को समझ में आ रहा है क्या होने वाला है। अभी सिंधु नदी में पानी ज़्यादा छोड़ दिया गया। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि भारत को सिर्फ एक काम शुरुआत में करना है कि डेटा, पानी कब रिलीज़ हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, इसका डेटा देना बंद कर दें। भारत ने बंद कर दिया है। पाकिस्तान को पता ही नहीं चला कि पानी आने वाला है। और गर्मियाँ आ रही हैं, पानी की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ने वाली है। उसके बाद बुआई का सीज़न आएगा और पानी की ज़रूरत होगी। तो पाकिस्तान के पास बचने का, बचाव का कोई रास्ता नहीं रह गया। उसके साथ वही होने जा रहा है जो आज से 77 साल पहले हो जाना चाहिए था, या कम से कम 1971 में तो हो ही जाना चाहिए था। 1971 में हमारी फौजों ने जो युद्ध के मैदान में जीता, वो बातचीत की टेबल पर इंदिरा गांधी हार आई। 93,000 जो है युद्धबंदी छोड़ दिए, लेकिन सिर्फ 58 युद्धबंदी भारतीय थे पाकिस्तान की जेलों में, उनको नहीं छुड़ा पाई। जितने भूभाग पर कब्जा किया था सब छोड़ दिया। चिकन नेक को चौड़ा करने का मौका था, वो छोड़ दिया। पीओजेके को वापस लेने का मौका था, वो छोड़ दिया। सवाल ये है कि इतने हजार सैनिकों को मरवाकर, इतनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर 1971 के युद्ध से हमने हासिल क्या किया? एक देश बनवाया जो आज हमारा विरोध कर रहा है, हमारा दुश्मन बना हुआ है। तो एक बात याद रखनी चाहिए, और ये बात सभी देशों के लिए है कि युद्ध के मैदान में जीत कर बातचीत की मेज़ पर जो बाजी हार कर आते हैं वो हमेशा पछताते हैं।
जो भारत के साथ हो रहा है। 65 में भी यही हुआ और 48 का 47-48 का मैंने बताया ही कि नेहरू की गलती का क्या असर हुआ जिसे हम आज तक भुगत रहे हैं। तो ये आप इत्मीनान रखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस नरसंहार का, पहलगाम के नरसंहार का ऐसा बदला लिया जाएगा जो पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। आज के लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमारी सेना, तीनों सेनाएं तैयार हैं और दूसरे जो कदम उठाने हैं उसके लिए भारत सरकार तैयार है। भारत सरकार युद्ध से पहले युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। अभी तक इस बात के वैसे कोई संकेत नहीं है कि हम फुल फ्लेज्ड वॉर के लिए जाएंगे, लेकिन हम जो भी करेंगे वो बड़ा घातक होगा और बहुत प्रभावी होगा। इसीलिए पाकिस्तान ज़्यादा डरा हुआ है। पाकिस्तान के पास वो हैसियत नहीं है, क्षमता नहीं है कि भारत के इस हमले का जवाब दे सके। और प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बता दिया, बाद में मत कहिएगा कि सरप्राइज करते हैं, साफ साफ बता दिया है कि समय सीमित है, लक्ष्य बड़ा है। तो सीमित समय में बड़ा लक्ष्य हासिल करने की तैयारी भारत कर चुका है और प्रधानमंत्री ने अपने देशवासियों को आश्वस्त करते हुए इसकी बिना औपचारिक घोषणा किए घोषणा कर दी है। और आपको कुछ दिनों बाद मालूम हो जाएगा कि प्रधानमंत्री के इन 2 वाक्यों का अर्थ क्या था। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।